चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा को पढ़ना प्रारंभ करने से पहले हमें उसका अर्थ जानना चाहिए। वैदिक शिक्षा आज से वैदिक शिक्षा 2500 से 500 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वेद होता है और वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन। इसके अलावा वैदिक शिक्षा भारत में शिक्षा का प्रारंभ आज से 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ, पर वैदिक शिक्षा में ही भारत में व्यवस्थित रूप से शिक्षा का प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। इसके साथ वैदिक शिक्षा को हम प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं वेदकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रारंभ इतिहासकार आज से 500 वर्ष पूर्व मानते हैं। ये तो वैदिक शिक्षा की अर्थ की बात हुई। इसके अलावा वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ हम विनय शिक्षा विवेक से लेते थे। इसका मतलब शिक्षा का अर्थ वैदिक काल में होता था ज्ञान अर्जन करना या शिक्षा प्राप्त करना। वैदिक काल में यहाँ होता था इसका अर्थ। इसके अलावा इसका प्राचीन काल में शिक्षा को दो अर्थों में स्पष्ट किया गया है, एक सीमित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ। सीमित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम गृहस्थ आश्रम के पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ हमारे सीमित अर्थ में हम इसको देते हैं। गृहस्थ आश्रम के पहले जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वह शिक्षा है। इसके अलावा व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो उसको हम व्यापक शिक्षा देते हैं। व्यापक शिक्षा से तात्पर्य जो हम परिभाषा दे रहे हैं इससे यह स्पष्ट होगा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हमें शिक्षा जीवन भर प्राप्त होती है व्यापक अर्थ में अगर देखें, पर संकुचित अर्थ में हमें केवल गृहस्थ आश्रम के बाद की शिक्षा प्राप्त हो, पहले ही शिक्षा प्राप्त हो। इसके अलावा शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें से सबसे पहले है F.W. थॉमस के अनुसार दी गई परिभाषा। F.W. थॉमस ने बोला है कि भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं। संसार के सभी देशों में सबसे प्राचीन शिक्षा की परंपरा भारत की है और सबसे शक्तिशाली और उन्नत है। इसके अलावा परिभाषा एक पर्याप्त है। और आगे अगर हम बात करें तो शिक्षा की इसी में तो प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य जो स्रोत थे वो थे वेदों की टोटल जो संख्या होती है वो 4 होती है। एक होती है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का इन सब के मतलब इन चारों वेदों के कुछ उपनाम हैं। उपनाम में सबसे पहला ऋग्वेद का जो नाम है वह है आयुर्वेद। सामवेद का नाम है धनुर्वेद और यजुर्वेद का नाम है गंधर्ववेद। और ऋग्वेद है उसका उपनाम है आयुर्वेद। सामवेद का उपनाम है गंधर्ववेद। इसके अलावा यजुर्वेद का उपनाम है धनुर्वेद और आयुर्वेद का उपनाम है सिल्पवेद। इसके बाद अगर हम वेदों की थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करें तो जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1024 सूक्त और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसके अलावा इसमें हमें ऋग्वेद में मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद की जो प्रमुख देवताएं हैं वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। इसके अलावा इसके बाद आता है यजुर्वेद में हमें पूरे यज्ञों की जानकारी दी गई, यज्ञों के मंत्रों की जानकारी दी गई। इसके अलावा इसमें बलिदान विधि के बारे में भी बताया गया है। और सामवेद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, सामवेद को भारत में विश्व में संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। और इसके बाद आता है अथर्ववेद जो ऋषियों द्वारा रचित है। और अथर्ववेद में मंत्रों की जानकारी दी गई है और इसमें लगभग 731 मंत्र है। इस प्रकार ये वेदों की जानकारी हुई। वेदों के बाद
अध्ययन की विधियाँ थी वो 7, जिसमें से 7 विधियों के जो नाम हैं वो है मौखिक विधि, मौखिक विधि के बाद है प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, चिंतन मनन विधि, चिंतन शास्त्रीय विधि, शास्त्रार्थ विधि, और इसके अलावा 100 अध्याय विधि। इन सब की अगर हम डिटेल से जानकारी लें तो जो मौखिक विधि है, मौखिक विधि का अर्थ, मौखिक विधि के अंतर्गत जो प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे वो विभिन्न अपने अध्ययन को मुंह से दोहरा दोहरा के पढ़ते थे, उसको स्मरण करने का प्रयास करते थे दोहरा दोहरा कर, जिसके जिसके का इसी को हम मौखिक विधि बोलते हैं। और इसके अलावा मौखिक विधि के बाद आती है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिष्यों को ज्ञानवर्धक प्रवचन दिया करते थे, जिसको विद्यार्थी ध्यान से सुनते थे और सुनकर उसको याद करने का, स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। इसके बाद आता है विवेचन विधि। विवेचन विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होते थे वे अपने शिष्यों को बहुत मतलब उनका विश्लेषण करने के लिए उनको कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न देते थे, जिससे उनकी अध्ययन की स्थिति के बारे में हमें ज्ञात होता था। शास्त्रार्थ विधि की बात करें तो शास्त्रार्थ विधि के अंतर्गत मतलब शास्त्रार्थ विधि मुख्य रूप से वेदों के प्रचार के लिए, इसमें वेदों का प्रचार करने के लिए छात्रों को वेदों के बारे में ज्ञान दिया जाता रहा साथ में, और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। स्वाध्याय विधि में विद्यार्थी को जो भी शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था उसका वे अध्ययन करते थे, उसको वे स्वयं से पढ़ते थे। इसके बाद ये 7 विधियां हो गई, और इसके बाद जो है कुछ वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं भी, जो विशेषताएं हम लगभग 10 विशेषताएं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 10 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हो जाएगी कि शिक्षा की अवधि। वैदिक काल में शिक्षा की अवधि होती है 12 वर्ष। मतलब हमें जो भी वेद उस टाइम में मुख्य रूप से हम वेदों पर ही अध्ययन करते रहे, तो हमें प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष का समय देना पड़ता था। और अगर हमें एक से अधिक वेद पढ़ना है तो उसके लिए प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष देना पड़ रहा है, तो एक से अधिक वेद पढ़ने के लिए भी हमको सबके लिए अलग अलग 12 वर्ष देना पड़ेगा। और इसी प्रकार इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में हमें, जैसे कि आज हम शिक्षा लेने के लिए भुगतान करते हैं, पर वैदिक काल में हमें शिक्षा लेने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती रही, बल्कि हमें शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त होती है। लास्ट में विद्यार्थी या शिष्य अपनी इच्छा अनुसार गुरु को कुछ दक्षिणा प्रदान करता था। इसके बाद आता है इच्छा वृत्ति। जो वैदिक काल में जो गुरु जो रहता है, वैदिक काल में जो शिष्य रहते हैं वो अपने गुरु का और एक अपने जो भी उनका आश्रम रहता है उसका भरण, जितने भी लोग हैं उनका भरण पोषण करने के लिए वो भिक्षा वृत्ति करते रहे, घर घर जाकर भिक्षा मांगते रहे, और जिससे भरण पोषण होता रहा और इससे उनको ज्ञान भी प्राप्त होता रहा कि किस प्रकार हम सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। साथ में व्यवहारिक शिक्षा, हमें इसके अलावा जो प्राचीन काल में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हमें केवल वेदों की शिक्षा नहीं दी जाती रही, बल्कि हमें सामाजिक संबंध स्थापित करने की शिक्षा एवं अपने विभिन्न आचरणों को सुधारने की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ में जो इसके अलावा अगली जो विशेषता वो यह है कि जो गुरु का और शिष्य का संबंध, प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता रहा। जो गुरु होता रहा वो शिष्य को अपना पुत्र और शिष्य अपने गुरु को अपने पिता के समान मानते थे, जिसके कारण अध्ययन में सभी का बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित होता रहा। इसके पश्चात अगली विशेषता आती है कि अच्छा आचरण। अब ऐसा नहीं है कि उस विद्यालय जो आश्रम रहता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर शिक्षा ग्रहण कर ले। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वही उस आश्रम में जा सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है, परंतु जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसको उस आश्रम में जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती है। इसके बाद जो अगला है वो है ब्राह्मण शिक्षा। जो प्राचीन काल में जो मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी।
जिसके ब्राह्मणों के द्वारा ही दी जाती थी और उन्हीं मतलब वही विद्यार्थियों को सभी प्रकार के व्यवहार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते थे। इसके बाद जो अगला है वो जरा जो प्राचीन काल में जो विद्यार्थियों की दिनचर्या होती थी वो उनकी दिनचर्या बहुत ही मतलब नियमबद्ध होती थी। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे सबसे पहले अपने विभिन्न स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अब पूजा करते थे, हवन करते थे। उसके बाद ये सब कार्य करने के बाद वे उनको जो भी पिछला पढ़ाया जाता था अर्थात वे जो भी पिछला अध्ययन करते थे उसके बारे में पढ़ते थे और इस प्रकार उनकी दिनचर्या बहुत ही नियमबद्ध है। इसके अलावा हो जाएगा कि हो गया, धन्यवाद।